वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉमर्शियल बैंक पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंक की कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन सी बैंक आती है, साथ ही मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। देखिए, कॉमर्शियल बैंक अगर नहीं है तो उसके बिना हम अपनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की जो कल्पना है उसके बारे में सोचने भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल बैंक है ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सारी जितनी भी बैंक हैं, प्राइवेट हैं, रूरल बैंक हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फॉरेन बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक है, सारी की सारी कॉमर्शियल सेक्टर बैंक में आती है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में मैंने आपको बताया कि दो तरह की बैंक स्पेशल होती है, केंद्रीय बैंक और कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक तो आप सभी जानते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और कॉमर्शियल बैंक में हमने देखा कि प्राइवेट, पब्लिक, ये सारी बैंक आती है। तो आज का जो हमारा स्पेशल रहेगा वो है फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए, फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। क्लियर है? सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, उसके बाद में सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। देखिए, प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य का मतलब होता है कि अगर कॉमर्शियल बैंक को एस्टैब्लिश किया है तो ये काम वो जरूर करेगी, ठीक है। यानी सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और प्रोवाइड करना लोन को, ठीक है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट में मैंने लिखा है, इसलिए थोड़ा सी ये दिख नहीं रहा है। तो मेन प्राइमरी फंक्शन इज डिवाइड इन 2 पार्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि जमाओं को लेना, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा? प्रोवाइडिंग लोन, यानी कि लोन को देना। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट फंक्शन की प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, एक्सेप्टिंग करना, डिपॉजिट को लेना। अब ध्यान रखिएगा, जब जमाएं लेगी प्राइमरी बैंक तो वो आपको क्या देगी? अगर आप जाके पैसा जमा कराओगे बैंक में तो बैंक आपकी जमाएं लेगी और साथ ही साथ आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्लियर है? यानी ब्याज देगी, तभी आप पैसा जमा करा रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या काम है इसका? प्रोवाइडिंग लोन। जब आपको पैसा देगी, यहाँ पे तो एक्सेप्ट आप पैसा दे रहे हैं, यानी आपकी डिपॉजिट वो स्वीकार कर रही है बैंक, लेकिन यहाँ पे दूसरा इसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग लोन। अब आपको पैसा दिया जा रहा है तो आप उसको क्या देने वाले हो? उसके बदले में इंटरेस्ट दोगे, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो बैंक की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है, ठीक है। यानी मेन प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछे कि कोई भी बैंक एस्टैब्लिश की जाती है तो वो बैंक सबसे पहला काम क्या करती है? तो वो होती है जमाओं को स्वीकार करना और ऋण को उपलब्ध करवाना। ये 2 इसके फंक्शन होते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करती है, लेकिन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वो कैसे करती है, जमाएं स्वीकार कैसे करती हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो बैंक होती हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के क्या करती हैं? अकाउंट ओपन करती हैं। क्या करती हैं? अकाउंट करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, एफडी, ठीक है, आरडी, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? अकाउंट है, उसके माध्यम से वो क्या करती है? पैसा जमा करती है, ठीक है। यानी कि हम जाते हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट ओपन कर दीजिए, बिजनेसमैन जाके कहता है मेरा करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए, और कभी कभी आप देखते हैं फिक्स डिपॉजिट, यानी जो आप लंबे समय के लिए हम पैसा जमा कराते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए जमा कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई कार परचेज करनी, अभी आपने एफडी करा दी, बाद में आप परचेज कर पाए, एजुकेशन के लिए आप एफडी करा देते हैं, ठीक है। उसी तरह से आरडी भी है,
ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे अकाउंट है जिसके माध्यम से पैसे को जमा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, इनको हमने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इनको किसमें बात करते हैं, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मांग जमाए, मांग जमाए। अब मांग जमाए का मतलब होता है, मांग जमाए में कौन कौन आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा और आपका करंट अकाउंट आएगा। क्लियर है, ये दो आएंगे। क्यों आएंगे ये दो, क्योंकि जब भी आप पैसा जमा कराएंगे तो आप जमा कराने के साथ कभी भी मांग सकते हैं, इसीलिए ये डिमांड डिपॉजिट में आता है। क्लियर है, यानी कि करंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट है जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहते हैं, इसमें आप देखते हैं कि मिनिमम बैलेंस हमको बनाए रखना होता है। मिनिमम बैलेंस आपको नहीं बनाते हैं तो बैंक आप पे चार्ज लगा देती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि मिनिमम बैलेंस किसी बैंक में 3000 है, किसी में 2500 है, तो ये मिनिमम अकाउंट को मेंटेन करना जरूरी होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जैसे हमारे इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट ओपन हुए थे, तो वहां पे जीरो बैलेंस में भी ओपन हुआ था ताकि लोगों में बैंक हैबिट बढ़ सके, वरना लोग इसलिए नहीं अकाउंट ओपन करते क्योंकि मिनिमम बैलेंस उसमें रखना होता है। तो ये आपको इस दो अकाउंट की स्पेशल बात क्या याद रखनी है कि इसको डिमांड डिपॉजिट में काउंट करते हैं, सेविंग एंड करंट अकाउंट में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें मिनिमम बैलेंस को बनाए रखना होता है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इसमें कुछ रिडक्शन भी दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है, यानी जब हम पैसा जमा कराएंगे तो वो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होती है, ठीक है। सारी बैंकों की अलग अलग हो सकती है लेकिन बहुत कम होती है, जबकि करंट अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता है, ठीक है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल करंट अकाउंट जो होता है स्पेशल, वो ओपन किया जाता है जो आप कह सकते हैं बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है। इसे हम चेकिंग अकाउंट भी कह सकते हैं, यानी कि करंट अकाउंट को क्या कह सकते हैं, चेकिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। करंट अकाउंट का दूसरा नाम होता है चेकिंग अकाउंट, ठीक है। अधिकांश इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ बैंक इसमें कभी कभी इसमें कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको फैसिलिटी मिलती है इन दोनों सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, एटीएम की फैसिलिटी मिलती है कि हम जब चाहें अपना कैश विड्रॉल करा सकते हैं। क्लियर है आपको, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए पैसा इसमें होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि करंट अकाउंट जो हमने इतना स्पेशल बात की बिजनेसमैन के लिए, इसका मेन क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट है जो बिजनेसमैन होते हैं उनका बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलता है, क्योंकि जब उन्हें पैसे की नीड नहीं होती है वो करंट अकाउंट में जमा करा देते हैं, जब उनको पैसों की नीड होती है तो करंट अकाउंट से वो विड्रॉल करा देते हैं। क्लियर है, तो उनको अपना पैसा आराम से मिल जाता है। ज्यादातर हमने देखा है कि करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कुछ बैंक है वो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे कर देती है। करंट अकाउंट को एक कंटिन्यूअस नेचर का अकाउंट कहते हैं। कंटिन्यूअस का निरंतर प्रकृति का अकाउंट है जिसकी कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये एक निरंतर चलता रहता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत इजी वे से करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, लेन देन बहुत आसानी से कर सकता है बिजनेसमैन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बिजनेसमैन को चेक का भी सपोर्ट मिलता है, चेक से पेमेंट कर सकता है। बैंक अपने कस्टमर से जो कह सकते हैं फंड है वो कलेक्शन करके उनके खातों में टाइम पे जमा करा देता है। और करंट अकाउंट आप कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात की कि करंट अकाउंट और जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिमांड डिपॉजिट में, सेविंग और करंट अकाउंट। चलिए बात करते हैं कि ये जो बचत खाता है आपका, जो कह सकते हैं सेविंग अकाउंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट में आप कभी कभी जानते हैं कि सेविंग अकाउंट का जो मेन पर्पस है,
देखिए, अगर हम बात करें सेविंग ओवरऑल अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट की, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट करता है। स्पेशल करंट अकाउंट है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। बिना बिजनेसमैन इस करंट अकाउंट के को अपने बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकता है, तो ये स्पेशल है। बात करते हैं आरडी और एफडी की, ये आता है टर्म डिपॉजिट में। टर्म डिपॉजिट ये आने वाले जब हम बात करेंगे कि आने वाले जो भी आपके जो पॉइंट रहेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि डिमांड डिपॉजिट में कौन से अकाउंट आते हैं और टर्म डिपॉजिट का मतलब है एक समय के लिए आप जमा कराते हो, लंबे समय के लिए, वो टर्म डिपॉजिट वाले अकाउंट कहलाते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगर फिक्स डिपॉजिट का, तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत लंबे समय के लिए आप पैसा जमा कराते हैं एफडी में, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू किसके, सेविंग अकाउंट के ज्यादा, ठीक है। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में यहाँ पे एफडी पे आपको पता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा और आरडी पे भी, क्लियर है, इन दोनों पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। एक निश्चित समय के लिए आप पैसा जमा कराते हो एफडी और आरडी में, और उस टाइम पीरियड के मैच्योरिटी पर ही यानी परिपक्वता अवधि पर ही आप पैसे निकाल सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली इनका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, ठीक है। उसके अलग अलग आप कह सकते हैं इंटरेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल था किसके बारे में, जो आपका टर्म डिपॉजिट है, जो आपका कह सकते हैं एफडी है, आरडी है, उसके बारे में, ठीक है। ये 15 डेज से लेकर आपके 10 ईयर्स 5 ईयर्स तक होती हैं। इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती हैं। इनको आप बीच में यानी कि आपका जब टाइम पीरियड नहीं हुआ मैच्योरिटी, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्पेशल था किसके लिए, आरडी और एफडी के लिए। टर्म डिपॉजिट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है बचत करने की, जो आप कह सकते हैं सेविंग करने की जो हैबिट है वो बढ़ती है आरडी और एफडी में। आप लंबे समय तक सेविंग करने का हैबिट है, इसीलिए इस पे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है, क्लियर है। और साथ ही साथ आरडी और एफडी पे आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड मिलती है। अगर किसी बैंक में आपकी एफडी बनी हुई है 10 लाख 5 लाख की, तो आपको लोन भी मिल सकता है उन एफडी के बेस पे, ठीक है। और साथ ही साथ जो एफडी और आरडी है, इस बेस पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए पैसा डाल देते हैं और बैंक इसे आगे क्या कर देती है, इन्वेस्ट कर देती है, और बैंक इससे भी इंटरेस्ट कमा सकती है, अपनी अर्निंग कर सकती है। तो ऐसे फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की, आप कह सकते हैं दृष्टि से, जो विनियोग करते हैं उनकी दृष्टि से। तो ये था इम्पॉर्टेंट कि अकाउंट है, प्राइमरी जो फंक्शन है उसमें आपको बताना है, मेन इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन, और इसी में ही आपको बताना है अकाउंट हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इट्स अ डिमांड डिपॉजिट एंड द टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, क्लियर है। डिमांड डिपॉजिट इज ऑल्सो 2 पार्ट, कौन सा है, सेविंग करंट अकाउंट, एंड टर्म डिपॉजिट इन डिवाइड इन 2 पार्ट्स, कौन कौन सा है, आरडी एंड एफडी, क्लियर है आपको। देखिए सेकंड फंक्शन क्या कह रहा है इसका, देखिए सेकेंडरी फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि एजेंसी संबंधी फंक्शन अगर हम बात करें, इसमें सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आएगा आपके, तो देखिए सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएगा एजेंसी फंक्शन, ठीक है। एजेंसी के साथ में इसमें अगर हम बात करें, एक फंक्शन तो एजेंसी फंक्शन होगा सेकेंडरी का, और दूसरा फंक्शन हो जाएगा जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अब देखिए सामान्य जो उपयोगिता के संबंधित कार्य और एजेंसी संबंधित फंक्शन। अब ये एजेंसी संबंधी फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें एजेंसी, तो एजेंसी फंक्शन जो होंगे वो मेनली आप देखते हैं कि बहुत सारी बैंक के द्वारा किया जाता है, जैसे कलेक्शन ऑफ चेक, आप जानते हैं चेक का संग्रहण करना, ठीक है। पेमेंट, अगर आपका कोई पेमेंट है, ठीक है, आपने बैंक को हायर कर लिया कि हम आपको कमीशन दे देंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, हमारा कोई इंटरेस्ट है, ब्याज है, उसको साथ ही मैम हैप्पी,
इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आपका कोई इंस्टॉलमेंट है लोन का वो हो गया। मेन है आप देखते होंगे इंश्योरेंस करना, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना, ये भी बैंक क्या करती हैं, काम करती हैं। जैसे कि कोई बहुत बिजी होते हैं तो उनका कोई ब्याज का पेमेंट करना है तो बैंक कर देगी, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है तो बैंक कर देगी, लेकिन आपसे कुछ वो चार्ज लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, आपके जो कोष है उनका हस्तांतरण कर देती है, ठीक है। जैसे मेल ट्रांसफर है या डिमांड है, ठीक है। जैसे बात करूं मैं यहाँ तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया, तो ये एजेंसी फंक्शन हो गया जो कि जनरली सारी मोस्ट ऑफ बैंकों के द्वारा मेल ट्रांसफर हो गया। तो ये सारा काम कौन करता है, बैंक कर देती है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बहुत सारे फंक्शन होते हैं एजेंसी संबंधित कार्य, यानी कि खरीदना, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जो विदेशी विनिमय है उनका खरीदना बेचना, ये सारे के सारे काम कौन कर देता है, आपके कह सकते हैं कि बैंक के द्वारा सेकेंडरी फंक्शन में आ जाएंगे एजेंसी संबंधी फंक्शन, ठीक है। डिस्काउंटिंग करना है बिल का, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये सारे सेकेंडरी फंक्शन में आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखिए दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है, जनरल यूटिलिटी आप कह सकते हैं फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सामान्य उपयोगिता वाले कार्य। आप सामान्य उपयोगिता वाले कार्य में आप कह सकते हैं जैसे कि लॉकर फैसिलिटी, आप जानते हैं ना कि लॉकर हम लेकर अपनी ऑर्नामेंट्स रख सकते हैं, अपने गहने वहने रख सकते हैं बाकायदा सेफ्टी से। तो ये जनरल जो उपयोगिता वाले कार्य हो जाएंगे वो भी इसी में ही आएंगे, क्लियर है। तो ये लॉकर फैसिलिटी आपको दे दी, ठीक है। साथ में आप देखते हैं कि ये गिफ्ट कार्ड है, आप जानते हैं गिफ्ट कार्ड का फैशन आ गया, तो गिफ्ट कार्ड का जो है वो दे देते हैं आप, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आएंगे, जनरल जो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी वाले हैं उसमें। साथ ही अगर हम और एग्जाम्पल लें तो देखिए डेबिट क्रेडिट कार्ड जो हमें इश्यू किया जाता है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा। जनरल यूटिलिटी फंक्शन सामान्य उपयोगिता वाले कार्य, जिसमें लॉकर की फैसिलिटी देती है बैंक आपको। साथ ही साथ आप देखते हैं ना डेबिट क्रेडिट कार्ड होते हैं जो हमें इतना पैसा कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आसानी से हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, पैसा ले जाने की जरूरत नहीं, हम उन कार्ड का यूज करके पैसा ले सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो ये सारे इश्यू करता है, ठीक है। साथ ही हमें ट्रैवल चेक है वो इश्यू करता है, तो ये सारे जनरल वाले फंक्शन आएंगे। तीसरा देखिए प्राइमरी फंक्शन हो गया जो बहुत बैंक करती है। सेकेंडरी फंक्शन इट्स डिवाइड इन टू पार्ट्स, एजेंसी संबंधी फंक्शन, और दूसरा आ गया जनरल यूटिलिटी फंक्शन यानी सामान्य जो उपयोगिता कार्य है वो। अब इंपॉर्टेंट है क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसके बारे में देखिए। बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही आप देखते हैं क्रेडिट क्रिएशन होता है। बात करते हैं कि क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये इसका लास्ट फंक्शन हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन अकर व्हेन बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांस। देखिए क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रक्रिया तब स्टार्ट होती है जब बैंक जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है ग्राहकों को, या तो वो ऋण देगा प्रोवाइडिंग लोन या फिर अग्रिम पैसा देगा, ठीक है। यानी क्रेडिट क्रिएशन कब स्टार्ट होने वाला है ध्यान रखिएगा, जब बैंक डिपॉजिट लेगा, जमा स्वीकार करेगा और पैसा देगा। पैसा लेना और पैसा देना ये स्टार्टिंग होती है क्रेडिट क्रिएशन की, राइट। नेक्स्ट है व्हेन द कस्टमर डिपॉजिट मनी विद द बैंक दे आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जब बैंक है वो कस्टमर से जमाओं को स्वीकार करती है, बैंक जब जमाओं को स्वीकार करती हैं इसे प्राथमिक जमाएं कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड टू प्राइमरी डिपॉजिट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है hence banks keep a certain amount of deposit as a reserve which is known as a cash reserve ratio and the providing
द बैलेंस अमाउंट एज अ लोन एंड एडवांस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या है, बैंक ने पैसा लिया, जमा किया और क्या करा, जमा करके कुछ कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखा और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको लोन और एडवांस में दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी 1000 रुपए जमा कराता है बैंक में, अब आरबीआई है, क्योंकि वो आरबीआई क्या कहलाती है, बैंकों का फादर कहलाती है, आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन कर दिया कि आपको सीआरआर का मतलब क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको 10% मेंटेन करना है, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 1000 का 100 वो बैंक अपने पास रखेगी और 900 का यूज वो कहाँ करेगी, या तो वो दे देगी लोन या फिर दे देगी वो एडवांस में। क्लियर है आपको? तो थर्ड लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि जब भी हम बैंक जमा स्वीकार करती है तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, तो जो पार्ट अपने पास रखती है उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ओके, और रिमेनिंग जो होगा वो लोन एडवांस दे देगा। एवरी डिपॉजिट क्रिएट अ लोन, ध्यान रखिएगा जितनी भी जमाएं की जाती हैं वो एक लोन को क्रिएट करती हैं, लोन को बनाती है, ठीक है। जितनी भी जमाएं, प्रत्येक जमा एक ऋण को बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक जमा, एवरी डिपॉजिट, प्रत्येक जमा एक ऋण को बनाती है। क्रिएशन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, बनाना, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक गिव लोन इन एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक। ध्यान रखिएगा जो कॉमर्शियल बैंक होती है वो लोगों को लोन और अग्रिम जब देती है तो उसके बदले में अपने पास में क्या रखती है, प्रतिभूतियों को। सिक्योरिटी मीन्स जो आप कह सकते हैं असेट्स के रूप में हो गया, आपके घर के पेपर हो गए, तो आप जब भी लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी को, तभी आपको लोन और एडवांस मिलेगा। But the bank does not give the loan amount directly. It open an account in name of the borrower and deposit the amount in the account. Every loan create deposit. ध्यान रखिएगा कि जब आप लोन लेने गए, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा कि जब भी आप लोन लेने गए तो लोन लेकर वो डायरेक्टली बैंक आपको पैसा उधार नहीं देगी, वो क्या करेगी कि जिसने पैसा जो लेना चाहता है उसके नाम का क्या करेगी, एक अकाउंट ओपन करेगी और उस अकाउंट में वो पैसा जमा कराएगी। ध्यान रखिएगा इस पूरे पॉइंट का क्या मीनिंग है कि क्रेडिट क्रिएशन कब स्टार्ट होता है, जब बैंक लोन देती है उससे पहले जमाएं स्वीकार करेगी, ठीक है। यानी जमाएं स्वीकार करना और लोन देना क्रेडिट क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड है कि जब जमाएं स्वीकार करती है वो उसका प्राथमिक जमाएं कहलाती है। बैंक अपने पास में जमाओं का कुछ हिस्सा रख लेती है, उसे सीआरआर कहता है, और जो रिमेनिंग बचता है उसे क्या कहेंगे, लोन और एडवांस देने में काम करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 900 का, ठीक है। और प्रत्येक जितनी भी जमाएं होती हैं वो लोन का निर्माण करती है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन और एडवांस जो है वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से नहीं देता है, वो जब भी कोई लोन और एडवांस लेने आता है उसका एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में वो पैसा जमा करा देता है लोन का। तो इसमें क्या कहा है कि एवरी लोन क्रिएट अ डिपॉजिट, यानी कि जितने भी लोन होते हैं वो जमाओं को बनाते हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन कितनी है कि एवरी डिपॉजिट क्रिएट अ लोन, ठीक है। और ये जो लाइन क्या कह रही है कि आप जब भी आप अग्रिम लेते हो ऋण की राशि, ठीक है, तो उधारकर्ता के पास में एक खाता खोल दिया जाता है और उसमें वो राशि जो लोन की है वो जमा करा देती है। इस खाते की राशि जमा कराता है, इसीलिए प्रत्येक ऋण का मतलब एवरी लोन एक क्या करता है, एक जमा को बनाता है, एक डिपॉजिट बनाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसको, द लोन अमाउंट कैन बी विड्रॉल बाय मींस चेक। ध्यान रखना, अब हमने क्या किया, एक लोन लेने आया व्यक्ति और बैंक ने क्या किया कि भाई लोन लेने आया है तो उसके नाम का एक अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें उसके लोन के पैसे डाल दिए, ठीक है। अब वो एक साथ तो विड्रॉल नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे कर रहा है और वो चेक से विड्रॉल कर रहा है। किससे कर रहा है, चेक से। क्लियर? तो यहां पे देखिए तो वो ऋण की राशि किससे निकाल रहा है, चेक के माध्यम से निकाल रहा है। दे क्रिएट अ डिपॉजिट व्हाइल लैंडिंग मनी ऑल्सो। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आप कह सकते हैं ना कि ये जो पैसा है वो कहाँ से जमा जो करते हैं वहीं से ही तैयार हो रहा है, ठीक है।
आगे क्या दे रखा है, दिस डिपॉजिट क्रिएट बाय बैंक विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट आर कॉल्ड डेरिवेटिव डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा कि ऋण राशि वो चेक के माध्यम से निकालता है, यही पैसा आगे जमा कराते हैं और बैंक प्राथमिक जमा की सहायता से बनाई गई इस राशि को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न डिपॉजिट या डेरिवेटिव डिपॉजिट कहा जाता है। डेरिवेटिव का मतलब हो गया आगे जमाओं के रूप में, भविष्य के लिए डेरिवेटिव डिपॉजिट, ठीक है। कस्टमर यूज दिस लोन टू मेक पेमेंट, कस्टमर इसका यूज क्या कर देता है, पेमेंट करने के लिए। वाइल पेइंग दे इश्यू अ चेक अगेंस्ट दिस डिपॉजिट, ठीक है। इस जमाओं के बदले में एक चेक और जारी किया जा सकता है, जब भी उसे पेमेंट करना होगा वो चेक से ही पेमेंट करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जमा राशि के विरुद्ध एक चेक जारी करता है, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव द चेक डिपॉजिट इन द अनदर बैंक फॉर दैट बैंक दिस विल बी प्राइमरी डिपॉजिट। अब ध्यान रखिएगा, अब किसी व्यक्ति को लोन लेना था और वो बैंक गया, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया कि उसका एक अकाउंट ओपन किया और अकाउंट्स में लोन का कह दिया आप यहां से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अब जिसने लोन लिया है वो क्या करेगा, चेक से सारा क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। किससे कर रहा है, चेक से, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को चेक से पेमेंट किया, इस व्यक्ति ने चेक लिया और चेक लेकर किसी और व्यक्ति को, जो दूसरा व्यक्ति था, अनदर पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को चेक दिया। अब वो दूसरा व्यक्ति चेक लेकर कहाँ जाएगा, बैंक के पास में, और बैंक में जमा करा देगा। तो बैंक के पास में वापस क्या बन जाएगी, प्राइमरी डिपॉजिट बन जाएगी। समझ में आ गई आपको। अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट विल बी कीप्ड एज अ रिजर्व, अब वो जमा कराने के बाद प्राइमरी डिपॉजिट बन गई है। अब दूसरा व्यक्ति जो आया था, देखिए दूसरा व्यक्ति आया, उसने इस चेक को ले जाके बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में जब वो जमा करा रहा है, ये तो फर्स्ट टाइम करा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट। तो बैंक क्या करेगी, इस प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रख लेगी CRR के रूप में और बाकी हिस्सा क्या कर देगी, लोन देने के रूप में काम ले लेगी। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे भी यही प्रोसेस, यहाँ पे भी यही प्रोसेस। तो CRR मेंटेन होता रह रहा है और लोन जो पेमेंट है वो एक लोन की राशि से ही आगे लोन दिया जा रहा है, ठीक है। तो will be used for giving loan and advance. This process is repeated by other bank. When all the banks involved in the process, it is called multiple credit creation. जब सारी की सारी बहुत सारी बैंक इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो इसे मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन यानी कि बहुशाख निर्माण कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा था ये। देखिए यहाँ पे सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है बैंक के पास में, अब ये बैंक के पास में आया और बैंक से कहा कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक क्या करेगी, इसका अकाउंट ओपन करेगी, अकाउंट ओपन करके ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा, चेक ले लेगा, चेक से विड्रॉल करेगा पैसा अपना। अब ये चेक क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को दे देगा। अब दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, इस चेक को जाके एक दूसरी बैंक में क्या करेगा, जहां उसका अकाउंट है, जमा करा देगा इस चेक को। तो बैंक क्या करेगी, इसकी जमा ले लेगी, इसका चेक ले लेगी और उसके अकाउंट में जमा करा देगी। फिर बैंक को जब लोन देना होगा तो उसका कुछ सर्टन हिस्सा यहाँ पे CRR के रूप में रखेगा और वापस क्या कर देगा, लोन में दे देगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपीज लेके आता है, जमा कराता है बैंक में, डिपॉजिट कराता है, उसका 10% मैंने आपको बताया 100 क्या हो जाता है, CRR, ठीक है। और 900 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लोन में देने के लिए, ठीक है। अब ये लोन को दिया, अब किसी ने ये पैसा लिया लोन का, ठीक है, पैसा लेके वो कहीं जमा कराने जाएगा दूसरी बैंक में, तो दूसरी बैंक के पास जैसे ही ये 900 जाता है तो वो उसका 10% यानी 90 रुपए क्या रखेगा, CRR में, ठीक है। और रिमेनिंग इसका 90 लेस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 810, तो ये क्या हो जाएगा, लोन देने में काम आएगा। तो इस तरह से ये 810 जो है वो लोन देने में काम आएगा। तो लोन देंगे तो सारे लोग ऐसे पैसे खर्च नहीं करेंगे, उसे बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो ये जब 810 जाएगा बैंक में तो फिर इसका 10% CRR में और फिर जो रिमेनिंग होगा 10% लेस करने वो लोन में दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है क्रेडिट क्रिएशन का, साख निर्माण का। तो आज का हमारा वीडियो था किसके ऊपर, जो फंक्शन है उसके ऊपर था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट
कह सकते हैं एक टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।